तो बिल्कुल शाबाश। नहीं नहीं, क्लास चल रही है, बस इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था और बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे। चलिए, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, बिल्कुल नया टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, आपकी तरह बहुत अच्छा टॉपिक। जो जो खंडित है उनको जोड़ना है। एकीकरण। हेडिंग डालिए, राजस्थान का एकीकरण। मुझे हेडिंग डालिए, राजस्थान का एकीकरण। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा टॉपिक है आपकी तरह। बहुत इजी टॉपिक, हिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। राजस्थान का एकीकरण देखिए, सबसे पहले मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जहां से ये बात आई थी एकीकरण की। कैसे आई, क्यों हुई, क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया। आओ देखो, ये बात उस समय की है। देखो, नहीं नहीं, ये अब थोड़ा सा देखिए, इधर ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि भारत को आजाद करने के लिए एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत को आजाद किया जा रहा था इस अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम की धारा 8, इसी अधिनियम की धारा 8 में यह बात कही गई थी अंग्रेजों द्वारा कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, लेकिन कोई क्षेत्र चाहे तो भारत में विलय हो सकता है, कोई क्षेत्र चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो सकता है, और कोई क्षेत्र आपकी तरह हो तो वो स्वतंत्र रह सकता है। ये आदेश जारी किया और कहा कि पहले इस आदेश के अनुसार हमें बताइए, फिर हम आपको आजाद करते हैं। ये बात थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 की। क्या बात थी? बात ये थी कि चाहे तो कोई क्षेत्र भारत में या पाकिस्तान में विलय हो सकता है, हो सकता है, और चाहे तो स्वतंत्र रह सकता है। ये धारा 8 के अंदर एक आदेश जारी हुआ कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, और इस आजाद के तहत यदि कोई क्षेत्र भारत में विलय होना चाह रहा है तो मिल जाइए, पाकिस्तान में होना चाह रहा है तो पाकिस्तान में, यदि अपना वो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहता है तो स्वतंत्र। इस लाइन को बहुत गहराई से पढ़िए और सोचिए कि अंग्रेज हमें आजादी दे रहे हैं, लेकिन हमारे भारत को पता नहीं कितने भागों में बांट के जा रहे हैं इस एक लाइन से। और इस लाइन को बड़ी गहराई से पढ़ा था एक ही व्यक्ति ने, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह लगा कि यदि इस लाइन को फॉलो कर लिया भारतीयों ने, तो फिर यहां भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत पाकिस्तान, गोपालपुरा बाईपास, गुज्जर की थड़ी, टोंग फाटक, 200 फीट, 80 फीट, 90 फीट, 3 फीट, पता नहीं कितने देश होंगे, होंगे ना भाई। यही होगा भाई, कल कह देगा ये गोपालपुरा बाईपास, कह देगा नहीं हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे, तो फिर आप घर वालों को बोलेंगे कि मैं दूसरे देश पढ़ने जा रहा हूं, गोपालपुरा बाईपास। ऐसा तो यही हुआ ना। हम्म। हम्म। तो इस लाइन को किसने समझा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से एक सचिवालय का गठन किया जिसका नाम था रियासती सचिवालय। क्या नाम था? रियासती सचिवालय। रियासती सचिवालय का गठन इसीलिए किया गया था
क्योंकि ये जो लाइन आई थी ना अभी, कि चाहे तो भारत में, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो स्वतंत्र रह सकता है, क्योंकि इस समय भारत में कुल रियासतें कितनी हैं? आप में से किस विद्यार्थी के 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है? कौन है वो प्यारे विद्यार्थी जो आर्ट्स के थे? सभी आर्ट्स के हो? 140 के 40 विद्यार्थी आर्ट्स की हो? तो फिर बताइए कितनी रियासतें, भारत में कुल कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? भारत में कुल रियासतें हुआ करती थी, याद रखिएगा, 565। कितनी? 565 रियासतें थी, यानी कि भारत में 565 देश बनने जा रहे थे उस एक लाइन की वजह से। क्योंकि राजा जो थे सभी रियासतों के राजा ही थे, और राजा क्यों चाहेगा कि वो किसी दूसरे के अंडर में आए? क्योंकि राजा हमेशा स्वतंत्र रहा है, तो वो सोचेगा कि ये तो मेरा देश हो, तो 200 फुट चाहेगा मैं देश रहूं, 90 फुट चाहेगा मैं भी देश रहूं, इस प्रकार से। तब कहते हैं कि किसका गठन हुआ? रियासती सचिवालय का गठन किया गया। और ये जो रियासती सचिवालय है, याद रखिएगा, इसका गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 5 जुलाई 1947। देखो 15 अगस्त को हम आजाद हो जाएंगे, फिर फ्री हो आप मेरी तरफ से। लेकिन उससे जस्ट पहले 5 जुलाई को एक ऐसा सचिवालय गठित किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? रियासती सचिवालय। इसके जो गठनकर्ता हैं वो कौन है? गठनकर्ता या फिर अध्यक्ष बोल दीजिए, कौन है? शाबाश, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल साहब। और इसी रियासती सचिवालय के सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा, वो हुआ करते थे वीपी मेनन। माउंटबेटन है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन योजना जिसने भारत को आजाद किया था, उसके पीए हैं ये वीपी मेनन। हाँ, नहीं नहीं, वहां पर पर्सनल असिस्टेंट, हाँ, उनके थे ये पीए। तो उनको इस सचिवालय का बनाया गया, याद रखिएगा, सचिव। और एग्जामिनर अध्यक्ष कभी नहीं पूछता है, वो पूछता है रियासती सचिवालय के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। पूरा नाम है, क्या करोगे पूरा नाम का? क्या करोगे? पूरा नाम है वप्पाला, नहीं रहेगा आप, क्या करोगे? वप्पाला पंगुनी मेनन इसका पूरा नाम है। आप वीपी मेनन याद रखना, ठीक है? वफाला पंगुनी मेनन, जो कि क्या थे? इसके सचिव। इसी रियासती सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ। क्या आदेश हुआ? इससे एक आदेश जारी हुआ कि अंग्रेजों के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सचिव थे इस रियासती सचिवालय के, वीपी मेनन, ये माउंटबेटन से मिलते हैं और कहते हैं कि आप जो अधिनियम जारी कर रहे हैं उस धारा में एक लाइन और ऐड कीजिए। वो कौन सी लाइन ऐड है? वो यहाँ का आदेश है कि भारत की वे रियासत ही स्वतंत्र रह सकती है जिसकी स्वयं की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, तभी वो क्या रह सकती है? स्वतंत्र। वरना या तो उसे भारत में मिलना पड़ेगा या फिर किस में मिलना पड़ेगा? याद रखिएगा, पाकिस्तान में। और इस लाइन ने बहुत कुछ रियासतों का विलय अपने आप कर दिया था। इसका आदेश क्या था? कहा कि वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, वे
वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, तो ऐसी ही रियासतें क्या रह सकती है? स्वतंत्र। इसीलिए आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय भी 1 करोड़ से अधिक हुआ करती थी। तो याद रखिएगा, इस बात को फॉलो करने वाली हमारी राजस्थान की कितनी 4 रियासतें थी, याद रखिएगा। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें ऐसी थी जो इस बात को फॉलो किया करती थी। 4 रियासतें कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, एक तो है जयपुर रियासत, जनसंख्या भी इससे अधिक थी, वार्षिक आय भी। जोधपुर, बीकानेर, और याद रखिएगा उदयपुर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय कितनी? 1 करोड़ से अधिक। तो बाकी वाली रियासतें तो अपने आप विलय हो गई। इनमें से उदयपुर तो वह रियासत है जो सबसे पहले विलय होना चाहती थी। बीकानेर में कोई लफड़ा था ही नहीं, बीकानेर का तो लफड़ा किसी और वजह से था, जयपुर तो शुरू से ही था। जोधपुर के जो शासक थे, ऐसा कहते हैं कि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। बाकी यह है कि वो स्वयं स्वतंत्र रहना भी चाहते थे। दोनों ही बातें इतिहास में है, हम दोनों की चर्चा करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? एकीकरण क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? सारी बातें हो रही है? ओपी, प्रदीप, ओके। हाँ, सब ठीक लग रहा है रे। बिल्कुल शाबाश। 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कौन सी? उदयपुर। ठीक है। तो ये अधिनियम आया, इस अधिनियम से आदेश दिया कि हम आजाद कर रहे हैं, लेकिन पहले अपनी अपनी स्थिति देख लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि भारत बहुत सारे खंडों में भाग विभाजित होगा, इसीलिए एक सचिवालय बनाया और उसे का आदेश जारी किया। अब हमें यह पढ़ना है कि हमारे राजस्थान में कितना क्या एकीकरण करना है। तो देखो, राजस्थान में रियासतें, राजस्थान में रियासतें, राजस्थान में रियासतों की हम बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी? तो आपको याद रखना है, कुल हुआ करती थी 19 रियासतें। कितनी थी? 19 रियासतें। 19 रियासतों में से याद रखिएगा, कुछ तूफानी करते हैं। उन्नीस रियासतें, और इन 19 रियासतों में से पूछा जाता है आपके सामने पहला क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? सबसे क्या लिखना है? सीधे लिख दूं प्राचीन रियासत? भाई ऐसे लिखो एक दो कि सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन रियासत, सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी। ये सबसे क्या है? क्या है सबसे? सबसे काट दूं, शॉर्ट में लिख दूं? याद रखिएगा, पूछा जाए सबसे प्राचीन रियासत,
एक पूछा जाए सबसे नवीन रियासत, पूछा जाए बड़ी रियासत, पूछा जाए छोटी रियासत, पूछा जाए जाट रियासतें कितनी हैं इनमें से, पूछा जाए मुस्लिम रियासत। बस आपके सामने 6 क्वेश्चन हैं, लेकिन इसी 6 में से क्वेश्चन निकलेंगे 10। क्यों? देखो, राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हैं? 19। 19 में से आपको पूछा जाए कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, याद रखिएगा मेवाड़ रियासत। मेवाड़ ऑप्शन में आए तो ठीक है, वरना उदयपुर मिलेगा आपको। ठीक है। नवीन रियासत की यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़, 1838, याद रखिएगा अंग्रेजों द्वारा। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है वो कौन सी हो जाएगी? झालावाड़, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां सबसे बड़ी रियासत में से 2 क्वेश्चन है, 2 प्रकार के हैं। एक तो यह है कि सबसे बड़ी जो रियासत है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है, और एक है कि सबसे बड़ी रियासत है, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर कौन सी है। ठीक है, यहां से 2 निकल रहे हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल के आधार पर तो रियासत है सबसे बड़ी, याद रखिएगा मारवाड़। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है जयपुर। आ रहे हैं ये क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं, या केवल ये तीर ही समझ में आ रहे हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे? 19। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सी है, और सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या पूछे तो कौन सी है? जयपुर। ठीक है, कुल मिला के आ रहा है ना। हाँ? अरे नहीं, नहीं 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 नहीं, यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर जो बात है, बिल्कुल शाबाश। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सी है, और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में पूछे तो कौन सी है। अब यहां पर आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि छोटी रियासत चाहे क्षेत्रफल में पूछे चाहे जनसंख्या में, वो है शाहपुरा। ये लो। ठीक है, सबसे छोटी रियासत चाहे क्षेत्रफल में पूछे चाहे जनसंख्या में, कौन सी रियासत है? और ये शाहपुरा आज वर्तमान के अंदर नवीनतम क्या बन गया है? जिला। ठीक है, रियासत नहीं, रियासत है ना, जिला लिख नहीं सकते ना। पूछा जाए कि जाट रियासतें कितनी है, तो याद रखिएगा 2। जाट रियासतें कितनी हैं? याद रखिएगा 2। एक तो है भरतपुर और एक है धौलपुर।
ये दो रियासतें हैं, वो कौन सी है? याद रखिएगा, जाट रियासतें। ठीक है। पूछा जाए मुस्लिम रियासत, तो याद रखिएगा एक है मुस्लिम रियासत, और वो भी कौन सी है? टोंक। मुस्लिम रियासत एक, जाट रियासतें दो, भरतपुर और धौलपुर। मतलब बाकी की जो बची वो सारी क्या है? राजपूत रियासतें 16। ठीक है। ये सब समझ में आ गया? एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां से कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ू मैं? ओके। अब आपको पूछा जाए विले पत्र, विले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, यहां से भी दो प्रकार के क्वेश्चन, ये लो आपके लिए अच्छी खबर है कि विले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी है? एक तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया ये कि विले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? किसने सर्वप्रथम विलय किए थे कि हम तो विलय होंगे यहां? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत है वो है, याद रखिएगा, बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत है? और बीकानेर ने सिग्नेचर कर दिए थे 7 अगस्त 1947 को ही। ये लो, हम तो मिलेंगे। और बीकानेर के शासक कौन थे? याद रखिएगा, शार्दुल सिंह। पूछा जाए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है धौलपुर। कौन सी रियासत है? धौलपुर रियासत। और इसने तो आजादी से जस्ट एक दिन पहले सिग्नेचर किए थे, वो है 14 अगस्त 1947। याद रखिए, हाँ बिल्कुल, 14 अगस्त 1947। हाँ। धौलपुर के शासक कौन थे इस समय? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत और अंतिम रियासत कौन सी है? पता चली गया? तो अब केवल रियासतें ही थोड़ी थी, ठिकाने भी थे। शाबाश, रियासतों का मामला हो ही गया। अब हमें जिसका विलय करना है वो राजस्थान में क्या क्या है, तो देखो, कहां थे हम? यहां थे हम, नहीं गलत हो गया, यहां थे। राजस्थान में एकीकरण, आपने लिखा तो नहीं था ना अभी? ठीक है, इसलिए इसको एक सीक्वेंस में लिखाऊंगा मैं, ठीक है? हाँ, तो सीक्वेंस ही तो सही तो किया। राजस्थान में एकीकरण हम किसका करेंगे? तो रियासतों का। रियासतें कितनी हैं? 19। ठीक है। एक तो इनका विलय करना है, एकीकरण में विलय, तो रियासतों का करेंगे। फिर हम मिलाएंगे ठिकाने, और ठिकाने कितने हैं? 3। कितने ठिकाने हैं? 3। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और कितना है? तो 1। भाई राजस्थान में किस किस का विलय करना है? तो रियासतों का विलय करना है। ये रही आपके सामने 19 की 19 रियासतें। उसके बाद में किसका विलय करना है? ठिकानों का। और ठिकाना हमारा एक ही है, सही है। तो राज्य में ठिकाने कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं?
तो याद रखिएगा राज्य में ठिकाने हैं 3 जिनका हमें विलय करना है। 3 कौन कौन से ठिकाने हैं तो देखो, एक तो है निमराना, एक है लावा और एक है कुशलगढ़। कुशलगढ़ आज वर्तमान के अंदर है बांसवाड़ा में। लावा आज है वर्तमान के अंदर टोंक में। निमराना आज वर्तमान में चला गया है कोटपुतली बहरोड में। यह है आपके राज्य में कितने? 3 ठिकाने, निमराना, लावा और कुशलगढ़। जब इनका हम विलय कर रहे हैं उस समय निमराना के ठिकानेदार कौन है? याद रखिएगा, वो है राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह। लावा का जब हम कर रहे हैं उस समय यहां के ठिकानेदार कौन है? तो याद रखिएगा, प्रदीप सिंह। कौन है? प्रदीप सिंह। और कुशलगढ़ के ठिकानेदार कौन है? हरेंद्र सिंह। याद रखिएगा। पूछा जाए, अभी हमने चर्चा की सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, सबसे छोटी रियासत कौन सी है, ऐसी कुछ हमारी चर्चा चल रही है ना। पहले तो इसमें चर्चा को सही कर देता हूं। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो, यहां से आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको याद रखना है, लावा जो है ये तो है सबसे छोटा ठिकाना। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है? लावा। और सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। तो इनका हमें क्या करना है? एकीकरण करना है। 19 रियासतें और 3 क्या है? ठिकाने। और किसका करना है हमें एकीकरण? एक करना है राज्य में एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, जब ये एकीकरण चल रहा है ना, उस समय भारत में केवल 4 ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान, और एक है कुर्ग कर्नाटक। केवल 4 ही थे। आज वर्तमान में कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? भारत में राज्य कितने हैं? और केंद्र शासित प्रदेश? यह हालत है देश की। डंडा लाओ अच्छा सा और पीट डालो। ये तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑनलाइन वालों कमेंट करो।
तो हम जिस समय एकीकरण कर रहे हैं उस समय याद रखिएगा राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश, और इस एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है? याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा। देखिए, जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने हमारे संपूर्ण भारत को 4 श्रेणियों में बांट रखा था, ए बी सी और डी। ए के अंदर याद रखिएगा सबसे बड़े बड़े क्षेत्र थे, जैसे बीबीएम। बीबीएम मतलब बंगाल, बंबई और मद्रास, ये ए श्रेणी में थे। बी श्रेणी के अंदर हुआ करते थे छोटे मोटे राज्य, जिसमें राजस्थान भी शामिल था। तो आपको पूछा जाए राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी। सी श्रेणी में बांट रखे थे केंद्र शासित प्रदेशों को, और डी के अंदर हुआ करते थे उनके व्यापारिक क्षेत्र। तो अंग्रेजों ने हमारे भारत को 4 श्रेणियों में बांट रखा था, ए बी सी डी। आपको पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सी श्रेणी का राज्य था? तो याद रखिएगा, सी श्रेणी का। तो फिर आपको पूछा जाए राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य है, तो आपको याद रखना है बी श्रेणी का। राजस्थान बी श्रेणी का। और ये इंग्लिश में सी और बी नहीं आए तो क्या आ जाएंगे हिंदी में? के खे गे। ठीक है, याद रखना। अब ये जो अजमेर मेरवाड़ा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसकी अपनी एक अलग विधानसभा थी। इसकी क्या थी? अलग विधानसभा। और जो अलग विधानसभा हुआ करती थी, उस सभा का नाम क्या था? याद रखिएगा, धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। इस अलग विधानसभा में कुल सदस्य कितने थे? याद रखिएगा, 30। और आपको पूछा जाए इसी अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र सीएम कौन बना? एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो याद रखिएगा, नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। तो हम जो एकीकरण पढ़ रहे हैं उनमें हमें केंद्र शासित प्रदेश का, ठिकानों का, 19 रियासतें, इन सब को मिला के क्या करना है? एकीकरण। तो यहां तक तो मैंने केवल आपको ऐसे ही सामान्य ज्ञान पढ़ाया, सामान्य जानकारी थी। और सामान्य जानकारी एग्जाम में होती है, सिलेबस में होती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे कि हम जो एकीकरण करने जा रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि हमें किसका एकीकरण करना है। तो इसका करना है, कर डालो, अब लिख डालो। और स्पीड रखनी है थोड़ी सी। लिखो, स्पीड लिखो, लिख डालो।
ये लिखिए। तक पहुंचे हैं लगभग। रुकना तो है ही नहीं आपको। जियोग्राफी शुरू कर देंगे, अगले वीक शुरू कर देंगे।
मंडे से, क्योंकि इस बार एकीकरण हो जाएगा। एकीकरण के बाद में आपके वक्तित्व टॉपिक बाकी है ना। हाँ, वक्तित्व और सभ्यता याद दिलाना, दो टॉपिक बाकी है अभी, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। और इस हफ्ते ये हम दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे। लिख लिया। हम्म, कौन से टॉपिक लेना है से? कल टेस्ट लेंगे। कौन सा पेपर बना हुआ हमारे पास पहले वाला? मैं सोच लेता हूँ। नृत्य कला। नृत्य कला का टेस्ट है, ठीक है। अक्सर देखा है मैंने, विद्यार्थी रूम पर रहते हैं, भुजिया लेके आते हैं, नमकीन, बोले किस पे खाली करे, अरे वो जीके वाली ला इधर। बेचा भुजिया डाल देते हैं।
चलें आगे। अच्छा, मैं खुद भी। लिख लिया। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे कि हाँ, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चली गया है कि हमें किसका एकीकरण करना है, क्या करना है। तो करें फिर शुरू। लीजिए, बोर्ड पर देखिए केवल। राजस्थान का एकीकरण। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? एकीकरण। सबसे पहली बात पूछा जाए, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत पूछा जाए, राजस्थान एकीकरण का समापन। दो बातें तो याद रखिएगा। राजस्थान एकीकरण की जो शुरुआत है वो होती है 18 मार्च 1948 और समापन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं राजस्थान एकीकरण का गठन, ये होगा 1 नवंबर 1956 1956। ठीक है। इस बीच में आपको याद रखना है कि राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में होगा, तो 7 चरणों में। और इस एकीकरण में कितना समय लगेगा? इस एकीकरण करने में कितना समय लगेगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगेगा, और क्या हो जाएगा? राजस्थान का एकीकरण। तो शुरू कब है, समाप्त कब है, समय कितना लग रहा है और कितने चरण हैं? आइए, एक एक चरण बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण। राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण और सबसे पहला क्वेश्चन, नाम। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम है? तो याद रखना है आपको, नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जो मत्स्य संघ है, ये नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जिसका नाम है मत्स्य संघ, इसको नाम दिया था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी, जिसका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और इसी मुंशी जी ने एकीकरण का जो प्रथम चरण है, क्या नाम रखा था? मत्स्य संघ।
तो यहां पर ये मुंशी है, कौन सा? के एम मुंशी। ये वे नाम तो मैंने आपको बताया कहीं पर, के मुंशी नाम लिखा है मैंने कहीं प्रजामंडल में? चलो कोई नहीं, तो प्रथम चरण का नाम हो गया। पूछा जाए प्रथम चरण का उद्घाटन, याद रखिएगा, प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ? तो याद रखिएगा 17 मार्च 1948। उद्घाटन कब हुआ? 17 मार्च 1948। उद्घाटन कहां हुआ? याद रखिएगा लोहागढ़ किले में। और लोहागढ़ किला कहां पर है? भरतपुर में। और उद्घाटन करता कौन है? याद रखिएगा एन वी गोडगिल। एन वी गोडगिल, पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। नरहरि विष्णु गोडगिल। बात हुई क्लियर? पूछा जाए आपको कि इस प्रथम चरण का गठन कब हुआ है, तो याद रखिएगा ये गठन हुआ है 18 मार्च 1948। प्रथम चरण का गठन कब हुआ या मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। क्लियर? अरे तुम निश्चित रहो, सब बात बताऊंगा मैं राजस्थान नाम को लेकर इस राजस्थान का क्या अर्थ है ये भी बताऊंगा मैं। शाबाश, 18 मार्च 1948 कितना है? 18 मार्च 1948 को इस प्रथम चरण का क्या हुआ है? याद रखिएगा गठन हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस प्रथम चरण में कितनी रियासतों को जोड़कर संघ बनाया गया? कितनी रियासतें? तो याद रखिएगा 4 रियासतें। कितनी रियासतें? 4 रियासतें। 4 रियासतें कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है अलवर। जिस समय एकीकरण किया जा रहा है उस समय अलवर के शासक कौन हैं? तेज सिंह, याद रखिएगा। दूसरा है भरतपुर। इस समय भरतपुर के शासक कौन हैं? याद रखिएगा बरजेंद्र सिंह। बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं आपको एकीकरण। तीसरा कौन सा है? करौली। करौली के इस समय शासक कौन है? गणेश पाल। और फिर है धौलपुर, और इस समय धौलपुर के शासक कौन हैं? याद रखिएगा उदय भान सिंह। कौन है? उदय भान सिंह। तो इन चारों को मिलाकर क्या बना दिया गया है? संघ। यहां विशेष ध्यान देनी है, प्रथम चरण में जो 4 रियासतें जोड़ी गई है, इन 4 रियासतों को जोड़कर तो एक संघ बना दिया। क्या नाम है इनका? राजस्थान में विलय नहीं हुआ है अभी तक। राजस्थान का विलय तो हम और कभी करेंगे इनका। ठीक है, अभी तक केवल ये प्रथम चरण बन रहा है। ये जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, पूछा जाए कि इस पूरे संघ का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 12,000 वर्ग किलोमीटर। पूछा जाए वार्षिक आय कितनी है इस मत्स्य संघ की, तो याद रखिएगा 184 लाख। पूछा जाए इसकी जनसंख्या कितनी है टोटली मत्स्य संघ की, तो याद रखिएगा 18.38 लाख।
ठीक है, यहां से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी। वहां पर ऑप्शन में आता है 17.38 लाख, 16.38, 18.38 और 20.38। हाँ, अकेले की थी, लेकिन यहां पर हमें संपूर्ण चारों को मिलाकर बना दिया है। ठीक है, याद रखना एक एक बात। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल, वार्षिक आय और टोटली जनसंख्या कितनी थी, वो हो गई। कितनी रियासतें विलय कर रहे हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इनके इस समय शासक कौन है, ये है। ठीक है, ये गठन कब हो रहा है, इसका उद्घाटन कब हो रहा है, कहां हो रहा है, कौन कर रहा है, किसका कर रहा है। तो अब ये संघ तो बना दिया, लेकिन संघ बनाते ही सभी को जोड़ के रखना है, तो इसी संघ का किसे प्रमुख बनाना पड़ेगा। किसी को प्रमुख बनाएंगे, क्या पता कोई किसी रियासत का राजा ये सोचेगा मैं इसके नीचे क्यों रहूं। जैसे अभी राजस्थान के अंदर सीएम पद को लेकर ये हुआ था कि सीएम उसे बना दिया तो बाकी वाले बिखर जाएंगे, तो बोला कहां बिखरेंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, तो डिप्टी सीएम भी बनाया। उसी प्रकार यहां पर देखिए, मत्स्य संघ के पदाधिकारी कौन कौन बने। पूछा जाए आपको कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। राज प्रमुख, आज जो राज्यपाल का पद है ना, ये पहले कभी राज प्रमुख था। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद राज्यपाल बनता है 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था, याद रखिएगा, उदय भान सिंह को। किसको बनाया गया था, उदय भान सिंह को। पूछा जाए उपराज प्रमुख, तो याद रखिएगा वो बनाया गया था गणेश पाल को। पूछा जाए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था इसका, तो याद रखिएगा वो है शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। पूछा जाए आपको उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा 2 लोगों को बनाया। किस किस को बनाया, तो एक तो बनाया जुगुल किशोर चतुर्वेदी, और एक याद रखिएगा गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। पूछा जाए इस मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, याद रखिएगा अलवर को। ये याद कर लो, इतने खुश नहीं होना है, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन सी रियासत से बनाया गया था। वहां पर ऑप्शन आएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नो, उदय भान सिंह से याद कुछ नहीं होगा। याद ये रखना है कि उदय भान सिंह कहां का है। अरे शाबाश, कैसे कर लेते हैं आप ये शुरू से ही। बड़ा आदमी, अभी तो लिखा है ये रहा। ये कला मुझे भी चाहिए। यहां उपराज प्रमुख गणेश पाल कहां का है, करौली का। शोभाराम कुमावत कहां का है, अलवर का। ये दोनों ही कहां के हैं, भरतपुर के। ये याद रखना है आपको। सब जगह जहां राजधानी बनेगी ना, वहीं का राजा राज प्रमुख बनेगा, लेकिन यहां अलग है। यहां राजधानी अलवर बनी है, अलवर के शासक कौन है इस समय, तेज सिंह है, लेकिन राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि इस समय तेज सिंह कहां है। तो इस समय चर्चा हो रही है, किस समय की चर्चा हो रही है, 18 मार्च 1948 और 30 जनवरी 1948 को हमारे भारत में बहुत बड़ा कांड हो गया था। गांधी जी को गोली मार दी। उस गांधी जी के हत्यारों में शामिल था कौन, तेज सिंह।
इसीलिए तेज सिंह अभी कहां है? जेल में है। इसीलिए किसको राज प्रमुख बनाया गया था? ये स्पेशल मास्टर कैप्सूल की बातें हैं। आपके दिमाग में आएगा कि सर अलवर के शासक को कुछ नहीं बनाया, वरना ये क्या बनता? राज प्रमुख बनता। बहुत तेज था ये, आप जितना। अलवर के शासक तेज सिंह वे खर्रे, ये गांधी जी की हत्या के तहत कैद कर रखे थे, कैद थे, इनका नाम आया था। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जिस समय ये संघ बना था ना, उस समय भरतपुर के जो शासक हैं, क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह। इसी ब्रजेंद्र सिंह के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था मान सिंह। उसी मान सिंह ने इस एकीकरण के तहत एक नारा दिया था और कहा था कि जाट झंडा खतरे में है। जाट झंडा खतरे में है। ये दो आपकी स्पेशल बातें हैं। ऑफर, तो ये आपका हो गया है कौन सा? तो लिखो, लिख डालो इनको, लिख डालो प्रथम चरण। ये पहले, उससे पहले ये लिखो, लिखिए।
हाँ, जो मुख्य होता है तो वो मुख्य तो एक ही पद होता है। बाकी बन सकते हैं दो तीन चार कितने भी। हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया।
लिख लिया ना? अरे आगे और भी तो है अभी। ओपी, और भी। आगे मास्टर कैप्सूल है। लिखो मास्टर कैप्सूल, हेडिंग डालो। डालो हेडिंग डालो, मास्टर कैप्सूल। हेडिंग डालो, मास्टर कैप्सूल। लिखो आगे ये रहे आपके। हाँ, यही तो है, 2 कैप्सूल।